हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। आज हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में, प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। ये हमारा नया लेक्चर है। काफ़ी टाइम बाद मैंने आज वीडियो बनाया है और आज मैं आपको प्लेटो के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो धीरे धीरे कुछ पार्ट्स में आएगी। जैसे आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में देखेंगे, फिर हम शिक्षा के सिद्धांत, साम्यवाद, ऐसे करके हम उनके अलग अलग सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। पहले हम बात करते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में। लेकिन पहले हम आदर्श राज्य को शुरू करने से हम पहले जानना चाहेंगे कि प्लेटो हैं कौन। ठीक है, ये दिमाग में क्वेश्चन तो आना चाहिए ना कि प्लेटो हैं कौन। तो प्लेटो एक दार्शनिक विचारक हैं। वो यूनान एथेंस नगर राज्य से आते हैं। उनका जन्म 427 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व हुई थी। उनके गुरु कौन थे? सुकरात। और उनके शिष्य कौन थे? अरस्तु। उसके बाद में उनके बारे में थोड़ा सा जो रचनाएं हैं, रिपब्लिक उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, उसके बारे में जानेंगे। और आदर्श राज्य की जो रूपरेखा है वो कौन सी बुक में है? रिपब्लिक बुक में ही लिखी हुई है। ठीक है, किसकी बुक है वो? प्लेटो की। इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स हैं, स्टेटमेंट, टपोलॉजी, उन सभी के बारे में देखेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे आदर्श राज्य के बारे में। आदर्श राज्य क्या है? तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य मानवीय आत्मा का वृद्ध रूप है। बाह्य रूप तथा प्लेटो के आदर्श राज्य में क्या क्या होना चाहिए? पहले तो प्लेटो बोलते हैं कि जो आदर्श राज्य है, जो मानवीय आत्मा है, उसका ही क्या है? वृद्ध रूप है। लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं, अगर आपसे पूछ ले कि प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं बताइए, तब भी हमें यही लिखना है। और प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में पूछे कि आदर्श राज्य क्या है, तो भी हमें यही बातें लिखनी है। क्या है प्लेटो के आदर्श राज्य में? तो दार्शनिक वर्ग का शासन होगा। प्लेटो बोलते हैं कि जो शासक है, राजा है, वो कौन होगा? दार्शनिक वर्ग होगा। प्लेटो ने 3 वर्ग बांटे हैं। कौन कौन से इन 3 वर्ग? प्लेटो के 3 वर्ग है: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। प्लेटो बोलते हैं कि अभिभावक वर्ग जो है उनके लिए साम्यवाद की व्यवस्था होगी। अब अभिभावक वर्ग कौन होते हैं? अभिभावक वर्ग है, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। इनके लिए क्या है? साम्यवाद की व्यवस्था। यानी इन्हें कंचन कामिनी, स्त्री और संपत्ति, इन दोनों से क्या है? परहेज रखना होगा। इनको इनकी अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, आगे है राज्य नियंत्रित व्यवस्था है, हम वो देखेंगे। शिक्षा के लिए भी राज्य नियंत्रित व्यवस्था होगी। इसके अंदर क्या होगा? न्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। ठीक है, किसमें? प्लेटो के आदर्श राज्य में न्यायपूर्ण व्यवस्था को माना गया है। प्लेटो की आदर्श राज्य की स्थापना के बारे में हम देखें तो प्लेटो बोलते हैं कि जिस प्रकार से मानवीय आत्मा का 3 तत्वों से मिलकर निर्माण होता है, जिसमें तृष्णा, साहस और विवेक, ये 3 तत्व होते हैं, उसी प्रकार से जो राज्य है, आदर्श राज्य, उसका निर्माण भी 3 तत्वों से मिलकर होता है। कौन से हैं वो 3 तत्व? आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व और दार्शनिक तत्व। आर्थिक तत्व में क्या आएगा? आर्थिक तत्व में बोलते हैं अर्थात जो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। सैनिक तत्व में क्या है? राज्य की सुरक्षा हेतु। और दार्शनिक तत्व राज्य का शासन चलाने और 2 वर्गों में समन्वय स्थापित करने हेतु। ठीक है, जो शासक वर्ग है वो सैनिक वर्ग में से ही चुना जाता है। ठीक है, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया है। अब हम देखते हैं पहले चरण के बारे में। अब प्लेटो क्या है? प्रथम चरण में प्लेटो बोलते हैं कि प्लेटो व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं को ही राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटो के अनुसार व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई भी जो समझौता है उसको करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इसको समझना है हमें। प्लेटो जो है वो मानते हैं कि जैसे उसे कोई भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, मानो कि तुम मेरा ये काम कर दोगे, ठीक है, पर बदले में हम ये समझौता करते हैं कि मैं आपका ये काम कर दूंगा। ठीक है, तो प्लेटो मानते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अकेला अपने समस्त आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, बल्कि पारंपरिक सहयोग और विनिमय द्वारा अपने आर्थिक हितों की पूर्ति आसानी से की जा सकती है।
जब व्यक्ति अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुएं खुद ग्रहण करे तो आर्थिक जीवन में वस्तुओं का विशिष्टीकरण व अहस्तक्षेप के सिद्धांत को जन्म देता है। राज्य की उत्पत्ति के इस चरण में उत्पादक वर्ग का उदय होता है, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? वस्तुओं का उत्पादन करना। ठीक है, पहले अब हम देखेंगे सैनिक वर्ग के बारे में। तो दूसरे चरण में किसको रखा है? सैनिक को। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति केवल अपनी आर्थिक आवश्यकताओं से ही संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उन्हें अन्य भी बहुत सारी आवश्यकताएं चाहिए होती है। ठीक है, इन बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, और इन अधिक लोगों के लिए जीवन यापन, भरण पोषण, रहने के लिए स्थान, भूभाग जो हम बोलते हैं, उनके लिए उनको अधिकृत करने के लिए युद्ध होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो उनको रहने के लिए एक भूमि चाहिए प्रॉपर बड़ी, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? वहाँ अधिकार करना पड़ेगा, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने के लिए सैनिक चाहिए होंगे। तो इस प्रकार दूसरे चरण में सैनिक वर्ग का उदय होता है, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? राज्य की रक्षा करना। तृतीय में देखेंगे हम शासक वर्ग के बारे में। प्लेटो के अनुसार सैनिक और विवेक दो गुण पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें साहस की बजाय विवेक गुण ज़्यादा पाया जाता है, और ये विवेकशील व्यक्ति क्या होते हैं? दार्शनिक शासक होते हैं, जिनका प्रमुख कार्य राज्य का शासन चलाना और अन्य दो वर्ग, उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग में समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आदर्श राज्य की उत्पत्ति के साधन क्या क्या है। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना हेतु शिक्षा और साम्यवाद दोनों को प्रमुख साधन मानते हैं। कितने साधन है प्रमुख? दो, शिक्षा और साम्यवाद। प्लेटो के अनुसार चूंकि बुराइयों का उदय जो है वो मानव मस्तिष्क से होता है, इसलिए राज्य नियंत्रित शिक्षा के लिए अभिभावक वर्ग के मस्तिष्क से बुराइयों का दूर होना जरूरी है। तो वो क्या करते हैं? शिक्षा की कारण मानते हैं कि शिक्षा जिसके पास होगी तो उसकी जो मस्तिष्क की बुराइयां हैं वो क्या होंगी? दूर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा साधन क्या था? साम्यवाद। साम्यवाद का अर्थ है कि शासन कार्य में बाधा डालने वाले तत्वों जो है उनको समाप्त कर देना। प्लेटो के अनुसार संपत्ति और परिवार दो ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति को स्वार्थी बना देते हैं, और प्लेटो साम्यवाद के माध्यम से अभिभावक वर्ग जो है उनको संपत्ति व परिवार से वंचित करते हैं, ताकि वे सही ढंग से शासन का संचालन कर सकें। अब क्वेश्चन आ जाता है कि आदर्श राज्य की आलोचना, क्योंकि अब इन्होंने जो आदर्श राज्य है इसकी आलोचना होगी, तभी तो अरस्तु का नई कल्पना आएगी, अरस्तु का नया सिद्धांत आएगा। तो हम देखते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या क्या आलोचनाएं हैं। इसमें संपूर्ण शक्तियाँ जो है वो किसको दे दी गई? दार्शनिक वर्ग को, यानी उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग को इतना महत्व नहीं है। इसमें अधिकारों की उपेक्षा करते हुए केवल कर्तव्यों पर बल दिया गया। तीसरा, इसमें अधिसंख्यक उत्पादक वर्ग की क्या की गई है? उपेक्षा की गई है। ठीक है, कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत के मनुष्य के एक पक्ष का ही विकास होता है, शेष पक्ष क्या रह जाते हैं? अधूरे रह जाते हैं। साम्यवाद द्वारा अभिभावक वर्ग को पारिवारिक संपत्ति से वंचित कर दिया गया। ये इसकी आलोचनाएं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं इसके लिए आप मुझे कमेंट में सजेशन कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।